नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। समय की पुकार न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम रूबरू में आज हमारे साथ हैं भीलवाड़ा जिले के सांसद श्रीमान सुभाष जी बहेड़िया। तो आइए विभिन्न समसामयिक विषय पर आपसे चर्चा करते हैं और जिले भर की जानकारी लेते हैं। समय की पुकार न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार आपको भी ओम जी भाई साहब। सबसे पहले तो मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि रूबरू जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम भीलवाड़ा जिले की जनता और जो जनप्रतिनिधि हैं या रूबरू में जो भी मेहमान शामिल हो रहे हैं उनके मध्य एक सेतु का कार्य कर रहा है। तो मेरा अनुरोध आपसे यह है कि इस कार्यक्रम में समय की कोई सीमा नहीं है। आप जनता से चूंकि सीधे सीधे रूबरू के माध्यम से जुड़ रहे हैं, तो आपके मन में जो भी भावना है, जो भी प्रश्नों के जो सवाल हैं, उनके बहुत खुल करके बेबाकी से आप उनके उत्तर दीजिएगा। किसी तरह की कोई सीमा का बंधन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम जी भाई साहब। ये कार्यक्रम जनता से जुड़ने के लिए हमको उपलब्ध करा लिए, इसके लिए भी आभार। धन्यवाद भाई साहब। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि राजस्थान में भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, टेक्सटाइल कॉलेज भी यहाँ पर है, तो फिर टेक्सटाइल पार्क यहाँ पर क्यों नहीं? इस बजट में टेक्सटाइल पार्क की घोषणा हुई थी, 7 मेगा टेक्सटाइल पार्क जी। और उस टेक्सटाइल पार्क की जो सबसे बेसिक आवश्यकता थी कि वो कहाँ लगेगा टेक्सटाइल पार्क, वो राज्य सरकार निर्धारित करके प्रस्ताव केंद्र को भेजेगी और केवल वो राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है उसके बाद जाकर केंद्र विचार नहीं कर सकता जी। तो राज्य सरकार ने भीलवाड़ा की जगह जोधपुर का भेजा है जी। राजस्थान सरकार ने। अब वो क्या कारण है इसका तो जवाब राजस्थान सरकार के मुखिया ही दे सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि प्री कंडीशन है केंद्र की मेगा टेक्सटाइल पार्क के लिए, उस कंडीशन में जोधपुर का नाम है, इसलिए इस बारे में कर रहे हैं चर्चा, ऊपर भी कह रहे हैं, माननीय विधायक गणों को भी बोला है ताकि वो प्रस्ताव भिजवावे, कोशिश करे, पर अभी कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। जबकि हमारा हक है, भीलवाड़ा में 9 करोड़ मीटर महीने का कपड़ा बनता है और आज टेक्सटाइल में विश्व में नाम है जी। तो इसलिए भीलवाड़ा का हक है ताकि ये निश्चित रूप से अगर यहाँ मिलता बनता है तो स्पीडी इसका निर्माण होगा और आम जन को फायदा मिलेगा। परंतु अब ये तो जो है राज्य सरकार के ऊपर है। तो इसके लिए कुछ प्रयास आप निश्चित रूप से कर ही रहे होंगे, तो अभी तक क्या प्रयास उसमें किए मैंने हैं? प्रयास किया, मैंने केंद्र में मंत्री जी से भी मिला, मैं लोकसभा में भी बोला कि भाई केंद्र सरकार राज्य सरकार को कहे कि भाई वहाँ भीलवाड़ा टेक्सटाइल पार्क का वहाँ का भी प्रस्ताव भेजे। जी। मैंने मंत्री जी को भी बोला, व्यक्तिगत रूप से भी मिलकर कहा, लोकसभा में भी बोला और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा कि साहब हमारा हक है, हमको मिलना चाहिए। अब उसका क्या होता आगे जो देखते हैं। ये चीज एक जन आंदोलन बन सकती है, ये जो मांग है? जन आंदोलन तो यहाँ की जो जनता है वो मांग करे, यहाँ के जो मजदूर का मांग करे, आंदोलन बन सकती है। पर मैं बता रहा हूँ सबसे बड़ी जो चीज़ है वही है कि प्रस्ताव राज्य सरकार की तरफ से जाना। जी। इन दिनों में एक चर्चा काफी चल रही है कि भीलवाड़ा से जो टेक्सटाइल उद्योग है उनका पलायन हो रहा है, तो इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? और दूसरी बात कि अगर पलायन हो रहा है तो वो रुके, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? पहली बात तो कि कुछ उद्योगपति बाहर गए हैं, पड़ोस के स्टेट में गए हैं, लेकिन वहाँ जाने के बाद उनका अनुभव ज़्यादा बढ़िया नहीं है। उन्होंने लास्ट में यही फील किया, यार अपने तो यहीं पे ज़्यादा ठीक है जी। तो इसलिए पलायन वाली तो जो बात है वो इतनी ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी उद्योग आ रहे हैं और जितना है यहाँ की कैपेसिटी उतना आ रहे हैं। तो इसलिए पलायन वाले में 2 4 5 गए थे, बात हुई थी, उनसे भी मैं मिला था। अल्टीमेटली उन्होंने कहा यार जो अपनी जगह होती है वो अपनी होती है जी। तो इसलिए वो ज़्यादा कोई नहीं है। अब वो कोई बाहर से भीलवाड़ा में आया, वो भीलवाड़ा में जावे, एमपी में जावे, तो उसके ज़्यादा नहीं कहते, लेकिन स्थानीय स्तर के जितने भी हैं ना, उनकी किन्हीं की ज़्यादा इच्छा नहीं को बाहर जावे जी। तो ये जो उद्योग है, उद्योगपति जाने का अगर मान लीजिए थोड़े बहुत कुछ सोचते भी हैं,
तो निश्चित रूप से उन्हें कोई समस्याएं आती होगी। तो क्या कुछ ऐसा लगता है कि यहाँ कोई परेशानी है ऐसा, चाहे लागत के लिहाज से या और कुछ है, या कोई राज्य सरकार के कारण से? नहीं, वो सभी जगह समान है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लागत ज्यादा है या वहाँ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो वहाँ जाने क्यों कि जब कोई भी सरकार अपने उद्योग के लिए ज्यादा एडवर्टाइजमेंट देखती है, जब डेप्थ में जाते हैं, जब मालूम पड़ता है कि यार कुछ नहीं बराबर है, तब वो फिर ठीक है, एक बार तो लुभावना लगता है, मीटिंग अच्छी लगती है, लेकिन बाद में जो है जब वो डिटेल में जाते हैं ना, तो मोर और आज सबसे बड़ी समस्या बिजली की है। जी। बिजली की लागत की है। जी। करीब करीब सब जगह एक ही लागत, किसी को कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जी। बिजली में ज्यादा फर्क नहीं है। उद्योगों को सभी जगह बराबर बिजली मिल रही है, पर बिजली की कीमत बहुत ज्यादा है। जी। क्योंकि जो सरकार कम रेट की बिजली दे रही है, उसका घाटे का भरपाई उद्योगों से कर रही है, और हर सरकार कर रही है। जी। इसलिए वो वाली स्थिति तो है जी। कि भाई बिजली बराबर मिल रही है, पर लागत वहाँ पे भी ज्यादा, यहाँ पे भी ज्यादा। ऐसा ही वो जमीन के मामले में कहते हैं, पर ऐसा कोई खास फर्क नहीं है। जी। तो उस हिसाब से, क्योंकि है सब जमीन सरकारी लीज पे है, राजस्थान में 99 साल की लीज है, पड़ोस में 30 साल की लीज ही है। जी। तो उसका भी है अलग अलग का। कान जरा बराबर हो जाता है कुल मिलाकर। अल्टीमेटली अगर डेप्थ में सोचे तो कोई जी, बात जी। ज्यादा फर्क नहीं है। मेन जो उद्योग की सफलता है वो एंटरप्रेन्योरशिप पे है, जी। और वो भीलवाड़ा में सबसे ज्यादा है। और भीलवाड़ा के उद्यमी, यहाँ का नागरिक, जो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ है, वो मैंने शायद पूरे देश में कहीं नहीं देखी। अभी कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर जो इन्वेस्टर मीट्स हुई थी, तो उसकी अभी क्या स्थिति है और वो यहाँ के लिए कितना लाभदायक? नहीं, इन्वेस्टर मीट्स कहीं भी होती है तो लाभदायक होती है उस स्थान के लिए, क्योंकि नए नए बाहर के इन्वेस्टर्स आते हैं, और जिनको जो उचित लगता है उनको देखते हैं कि भाई इसमें ठीक है। तो ये तो बहुत फायदा है यहाँ के लिए, और काफ़ी इसमें चर्चा भी होती है, और क्या समस्या होती है वो प्रशासन को मालूम भी पड़ता है, सरकार को मालूम भी पड़ता है। तो इन्वेस्टर मीट होना अच्छा है, और उसके परिणाम भी ठीक आते हैं, उद्योग आते भी हैं उससे। जी। भीलवाड़ा में जो श्रमिकों के स्थायी आवास के लिए कई वर्षों पूर्व लेबर कॉलोनी बनाई गई थी, लेकिन उसके बाद राज्य सरकार ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किए। तो यहाँ के जो श्रमिक हैं उनकी स्थायी आवास की समस्या हल हो, उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? उसके लिए अभी केंद्र सरकार ने भी प्रावधान किया है कि भाई जहाँ उद्योग के ये है, टेक्सटाइल मंत्रालय ने भी किया कि भाई जहाँ श्रमिकों के लिए घर अगर कोई जमीन देके बनावे तो उसमें सरकार सहयोग करेगी। जी। ये अभी नया प्रावधान आया है। अपने इंडस्ट्रियल एरिया में, अपने इंडस्ट्रियल जमीन में एक सर्टन पार्ट पे अगर वो रेजिडेंशियल बना के श्रमिकों को देती है तो उसके लिए सरकार सहयोग करेगी। ये अभी नया अभी आया है। जी। तो ये सरकार कर रही है इसके लिए। अच्छा, आपको ऐसा कुछ महसूस होता है क्या कि राज्य सरकार को भी इसके लिए कुछ करना चाहिए? ये राज्य सरकार को तो आज सबसे बड़ी क्या है, अपना फेडरल सिस्टम है, और लिस्ट जो है अपने एक राज्य के लिए अलग अधिकार, वो है लिस्ट राज्य के कार्यों की, केंद्र के कार्यों की अलग है, जो संविधान में सूची अलग अलग है। ये जो जमीन से जितने भी रिलेटेड है रेवेन्यू के मामले, वो सारे राज्य सरकार के अंडर में आते हैं। जी। तो राज्य का तो सबसे बड़ा रोल है कि जमीन उपलब्ध कराना। आज टेक्सटाइल पार्क है तो इसके लिए भी स्थिति यही है कि भाई पहली कंडीशन है कि 1000 एकड़ जमीन राज्य सरकार निःशुल्क टेक्सटाइल पार्क के लिए उपलब्ध कराए। जी। ये सबसे बड़ी कंडीशन थी, क्योंकि जो जमीनें कोई भी हो, कॉलोनी बनाना हो या कुछ भी हो, पर मुख्य रूप से तो वो राज्य सरकार के अंडर में ही है। केंद्र सरकार तो कोई भी योजना में सहयोग कर सकती है, लेकिन योजना को जो इम्प्लीमेंट करना वो तो राज्य सरकार को ही करना है। अभी भीलवाड़ा जो है वो मेडिकल हब भी बनता जा रहा है, और विशेष तौर से अपन देखते हैं कि ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में तो इनने जो यहाँ के चिकित्सक है, यहाँ के जो चिकित्सालय है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसा कुछ हो चिकित्सा से जुड़े, तो उसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए? नहीं, सबसे बड़ा तो ये हुआ, जैसे मैं एमएलए था तो उस टाइम पर भी मैंने मांग की थी कि भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए। जी। और आज देश के अंदर ये स्थिति है, जब 2014 में मैं सांसद बना था तब यहाँ पे पूरे देश में 387 मेडिकल कॉलेज थे। जी। आज जो स्थिति है, इन 7 सालों में 583 नए मेडिकल कॉलेज हो गए, जबकि एक तरफ तो देखो आप आज़ादी के बाद यहाँ तक 387, 2 साल में 5 साल 7 सालों में जो आप देखो कितने बढ़ गए। तो क्या इसके प्रति तो केंद्र सरकार भी बहुत ज़्यादा, उसमें उन्होंने नॉर्म्स में भी रिलैक्सेशन दिया है। जैसे भीलवाड़ा में नॉर्म्स में रिलैक्सेशन के बाद ही भीलवाड़ा का नंबर आया। नॉर्म्स में रिलैक्सेशन क्या था कि मेडिकल कॉलेज अलग जगह हो सकता है, उससे संबंधित जो हॉस्पिटल है वो दूसरी जगह हो सकता। पहले ये था, बाध्य था कि दोनों एक जगह होनी चाहिए। अभी जो है ना, दोनों अलग। ये नॉर्म्स में केंद्र सरकार ने नॉर्म्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया
उसका परिणाम है कि भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज आया। राजस्थान के हर जिले में केंद्र सरकार की योजना से, क्योंकि नॉर्म्स में जो रिलैक्सेशन हुआ उसकी वजह से हर जिले में आ रहा है। तो ये मेडिकल का जो है भीलवाड़ा में बहुत बड़ा हो गया। भाई मेडिकल कॉलेज खुलने से जो चिकित्सा यहाँ संभव नहीं थी वो भी अब होने लग गई है। ये इसका बहुत बड़ा फायदा अपने को मिला है और धीरे धीरे विस्तार होगा, धीरे धीरे नए डिपार्टमेंट भी खुलेंगे, आवश्यकता के हिसाब से विस्तार भी होगा। केंद्र में जब कांग्रेस का शासन था तब यहाँ पर मेमो फैक्ट्री का शिलान्यास हुआ था। बाद में वो योजना स्थगित हो गई और जो राज्य सरकार है, जो स्थानीय कांग्रेस के नेता है, वो ये आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं कि इनकी वजह से इसका मेमो फैक्ट्री यहाँ नहीं लग पा रही। तो मेरे जैसे एक तो इस सवाल का जवाब चाहिए, दूसरा जो जमीन अब पड़ी हुई है उस पर क्या कुछ नया हो सकता है जो रोजगार मुखी हो और भीलवाड़ा के जिले के लोगों को लाभ मिले। जैसा आप बता रहे हैं भाई साहब कि भाई मेमो कोच का शिलान्यास हुआ था, ठीक है ना। कांग्रेस के राज में क्या है, बिना कुछ सोचे समझे शिलान्यास कर देते हैं, जबकि मोदी जी के राज में जब तक पूरी डिटेल डीपीआर न बने तब तक शिलान्यास ही नहीं होता है। क्योंकि मोदी जी ने कहा हुआ है कि जिस चीज़ का शिलान्यास हम करेंगे उसका लोकार्पण भी अपन ही करेंगे। और उस हिसाब से इन्होंने जल्दी जल्दी में बिना कोई बनाए हुए, बिना कुछ ही सहमति के BHU के साथ, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स के साथ, रेलवे का सरकार का MOU होके और घोषणा कर दी, बस कुछ नहीं किया और उसको केवल उस MOU के आधार पर शिलान्यास कर दिया। जबकि होना ये चाहिए था पूरा डिटेल प्रोजेक्ट बन के रो के फिर शिलान्यास होना, पर क्योंकि इनको तो वही आदत है कि भाई कर दो शिलान्यास होगा सो होगा, बिना कुछ बनाए। अब उसके बाद एक बात तो मैं आपको जानकारी देता हूँ कि कहीं पे भी इस शिलान्यास के बाद कहीं मेमो कोच की फैक्ट्री नहीं लगी। क्योंकि हुआ क्या कि मेमो कोच की फैक्ट्री जो ऑलरेडी कार्यरत थी उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी गई और उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा होने से, लागत कम होने से फिर यहाँ का फैक्ट्री पे आगे कार्यवाही नहीं की। इन्होंने कुछ किया ही नहीं था, इन तो केवल घोषणा करनी थी, शिलान्यास करना तक कर लिया। ऐसे ही 2-3 चीज़ें हैं भीलवाड़ा जिले के लिए, पर वो उन्होंने प्रॉपर ढंग से शिलान्यास किया था तो उनको आगे मैंने बढ़ाया। जैसे चंबल की पाइपलाइन है, उन्होंने भले गोलाघाट पर उन्होंने काम किया आगे, पर उनमें भी जो है ना पर्यावरण की सहमति नहीं लेकर आया। तो मेरे कार्यकाल में मैं लखनऊ जाके उस पर्यावरण की सहमति को लेकर उसके बाद लाइन आना में पानी से हुआ, उससे पहले कुछ नहीं हुआ। जो सही थे, जिनके पूरे डिटेल थे, उनका पूरा मैंने किया, लेकिन जो केवल कागजों पे थी उनका तो अब संभव ही नहीं। क्योंकि कागज थे, जैसे उस टाइम पे जो 4 लेन 6 लेन ये कार्यक्रम थे, ये सारे आगे बढ़े क्योंकि डिटेल थी। पर इन्होंने जो शिलान्यास जो गलत ढंग से किया गया ना, उसका जरूर वो बना नहीं। रही बात हो जमीन की, तो मैंने प्रपोजल में दिया भाई ये टेक्सटाइल पार्क के लिए दे दो, क्योंकि सरकार को 1000 एकड़ तो देनी ही पड़ेगी जमीन, तो ये दे दे ताकि उसमें हो जाए। पर अभी देखो आगे क्या होता है। मैंने रेलवे मंत्रालय से भी बात की, मैंने कहा जी वो जमीन कोई दूसरा कारखाना आप जो भी अभी आज की तारीख में नए जो कोचेज आ रहे हैं उस हिसाब से कोई देखो। मैंने बात की मंत्री जी से, मैं इसमें भी बोल रहा हूँ, लोकसभा में भी अभी बजट के रेल बजट के ऊपर चर्चा में भी तो चल रही है चर्चा, देखो क्या होता है। ऐसे ही एक योजना जो मिनी सचिवालय की भी प्रस्तावित है भीलवाड़ा में, तो क्या कभी मूर्त रूप ले पाएगी वो? भाई ये तो क्या केंद्र का भी मिनी सचिवालय तो यहाँ का है जी, और मैं तो इस हिसाब से है कि भाई अभी जो स्थिति जो है कलेक्ट्रेट वगैरह ये सही जगह, तो इस पर वहीं पे विस्तार होना चाहिए, नहीं कि क्या जरूरत है। जी जी जी, तो उसके पक्ष में नहीं है, जहाँ चल रहा है ठीक है, चलना यार ठीक है सुविधा के हिसाब से, नहीं तो आम जन को असुविधा बढ़ेगी। जी जी जी, उससे काम तो कुछ रिजल्ट तो कुछ मिलेगा नहीं, आम जन को असुविधा बढ़ेगी। जी जी, फिर भी है तो लगाओ तो कहे, पर अभी कोई वैसा मेरे को नहीं लगता है उसे, क्योंकि तो स्टेट का मामला राज्य सरकार जाने, जी जी, उनका जो भी निर्णय है वो करे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो जब तक ये आरोप लगाते रहते हैं कि जो राज्य के सांसद हैं वो दिल्ली में कभी राजस्थान के विकास के लिए प्रभावी कोई कार्रवाई नहीं करते या प्रभावी रूप से वहां पर आवाज नहीं उठाते, तो एक सांसद होने के नाते आपका इस बारे में क्या कहना है? ऐसा उम्र भाई साहब कि एक जनों किसी को हैबिट हो जाती है कि सुबह उठते ही केंद्र को कोसना जी, तो ये वो उसकी हालत है। आज मैं बताऊं आपको, जल जीवन मिशन है पूरे प्रदेश में चल रहा है, क्या सांसदों ने वह बात नहीं की? तभी केंद्र सरकार का जो जल जीवन मिशन में 50% हिस्सा खर्चे का वो केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का 40% ही है। जी हाँ।
तो जो अब है, पर वो क्या, आज आप जल जीवन मिशन के कहीं पे भी कार्यक्रम, कहीं पे भी बोर्ड देखो तो वो वह सीधे सीधे राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी की फोटो, राज्य सरकार मुख्यमंत्री जी की फोटो। ये मालूम ही नहीं कि आपका तो 40 ही, केंद्र का तो 50 है। ये सांसदों की वजह से ही आया हुआ है। जी। पर एक चीज है, वास्तविकता से ऊपर जनता सब जानती है कि क्या स्थिति है, तो उनको सब मालूम। जैसे आयुष्मान भारत केंद्र ने शुरू की, शुरू में तो इन्होंने MOU नहीं किया, एग्री नहीं हुए, बाद में एग्री हुए तो अपने ये जोड़ दिया इसमें चिरंजीवी। अब चिरंजीवी योजना में क्या दिक्कत है? अगर आयुष्मान का जो फायदा राजस्थान सरकार में, तो चिरंजीवी में आयुष्मान का फायदा मिल जाता है, उनका टाइप कर लिया इन्होंने। लेकिन चिरंजीवी कार्ड को, आयुष्मान कार्ड की स्थिति है कि आज यहाँ वाला दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, उस कार्ड के आधार पर इलाज करा सकता है, लेकिन चिरंजीवी जो है केवल राजस्थान में चलता है। अब राजस्थान की जनता को इससे कितना दिक्कत हो रही है। पर ये तो क्या कि इनको तो एक एक भाई जो काम किया उसके तो बताना ही नहीं। तो उस कारण यार अभी जो है, क्योंकि प्रशासन ने तो हर जगह आप बोर्ड देखो तो ओके वही है। हाँ साहब, मुख्यमंत्री जल जीवन में ये मिला, जल जीवन में, अरे क्या मिला, किस योजना से मिला, इसको तो देखो। तो ये जो है आदत, तो ठीक है, उनकी आदत है, कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से केवल राजनीतिक कारण है जो आरोप लगा? केवल राजनीतिक कारण से, बाकी ऐसा नहीं। सारे जो सांसद हैं सारे पूरी तरह से सक्रिय है। राजस्थान के मसले में हम बैठ के बातचीत भी करते हैं। मुद्दा कोई ऐसा होता तो हम सब मिलके एक साथ उठाते हैं, जो भी बात होती। जैसे कभी कोई भी केंद्रीय योजना का जो यहाँ अगर नहीं आ रहा है तो उस बारे में, जैसे अपने यहाँ किसान सम्मान निधि में लगभग 55,000 शुरू में इनिशियल स्टेज पे 55,000 किसानों का नहीं आया था। हमने पीछे पड़पुरा के जिले के अंदर 55,000 किसानों को दिलाया। तो जो भी योजना है उस हिसाब से यहाँ पे करते हैं। अभी करौली में जो नववर्ष पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और उस पर जो पथराव हुआ, तो अशोक गहलोत ने सीधा सीधा ये आरोप ही लगा दिया कि भाजपा के कारण से सब कुछ हुआ है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने तो इतना तक कह दिया कि बीजेपी के दफ्तर में बैठ करके ये सारी योजना बनाई गई थी। तो इस बारे में क्या कहना? जनता सब जानती है जी, और वो देख भी चुकी है जी। तो जो चीज, गलत चीज को ज्यादा लंबे तक समय तक आप प्रचारित नहीं कर सकते। वास्तविकता सबके सामने आएगी। जी जी। इसलिए कुछ भी कहे, सत्य तो सत्य ही रहेगा। जी जी जी। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है, और अभी काफी प्रासंगिक भी है और चर्चा में भी काफी है, कि जब हिंदू त्योहार वगैरह आते हैं तो धारा 144 लगवा दी जाती है। तो इससे निश्चित रूप से जो हिंदू समाज के लोग होते हैं वो पूर्ण मनोयोग से अपने त्योहार नहीं मना पाते। तो इन सब का हमारी सामाजिक मान्यताओं, परंपराओं, हमारी संस्कृति पर आपके लिए इससे क्या असर पड़ता है? वैसे प्रशासन आजकल हो गया, अभी जैसे नववर्ष पे कोई नहीं लगाता, यहाँ पे 144 वगैरह कार्यक्रम हुए थे। तो ऐसा नहीं, कभी कोई स्थिति होती तो उस हिसाब से लगाते हैं। लेकिन क्योंकि प्रशासन को कुछ देखना होता है जी। बाकी ये स्थिति जो है राजस्थान में इतनी ज्यादा, आप बंगाल में देखो जी, वहाँ स्थिति बहुत ज्यादा विकट है जी। तो वहाँ पे तो कुछ कर ही नहीं सकते, इतना ज्यादा हुआ बना है। तो इसलिए ये नहीं है, जहाँ पे भी ऐसी बात है तो हम सब मिलकर बात करते हैं, उसका विरोध करते हैं कि मैंने कहा जी जबरदस्ती नहीं तो रिवेंज में कुछ दूसरा गलत कदम ना उठ जाए जी, इसकी सावधानी रखो। हाँ जी। वो वाला अभी जो अजमेर में जैसे 144 लगाई गई और वहाँ पे जो विरोध के स्वर उठ रहे हैं, यार ये क्या अजमेर का अपने अपने जिले से ज्यादा ध्यान नहीं लगाता। जी जी जी, हाँ जी। अभी जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है, तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने यह तय किया है कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, तो यहाँ पर नरेंद्र भाई मोदी का चेहरा आगे रख करके ही चुनाव लड़ा जाएगा। तो आपको भी राजनीति का इतना एक लंबा अनुभव है, तो मुख्यमंत्री की घोषणा करके चुनाव लड़ा जाए तो फायदा होता है या नुकसान? ये मैं क्या कह रहा हूँ, अपने भिलवाड़ा की रेलवेंट बात करें, बाकी में अपने ज्यादा वो नहीं। हमको तो जो प्रदेश के देता, जो केंद्रीय नेतृत्व का, वो हमारे सिरोधार्य, बाकी हम इस मामले में ज्यादा अपनी नहीं है। अपने तो अपने भिलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से ज्यादा दिमाग बाहर नहीं लगाते। लेकिन क्या वैसा आपको जो इतना लंबे समय से जो राजनीतिक अनुभव है ना, तो आखिर यूं एक उस अनुभव का लाभ भी मिले, उस लिहाज से भी अगर सोचिए तो क्या उसमें रहता है? अनुभव का लाभ अपनी भिलवाड़ा के लोकसभा जनता को मिले, भिलवाड़ा के कार्यकर्ताओं को मिले, अपना, क्योंकि अपना क्षेत्र है, अपने क्षेत्र जो कार्यकर्ताओं ने मेरे को चुना के भेजा है, जिन जनता ने मेरे को चुना है, अपनी जिम्मेदारी सबसे बड़ी उनके प्रति है। बाकी तो जो है, जो आज केंद्रीय नेतृत्व जो काम कर रहा है, आज तक किसी ने नहीं किया जैसे काम आज मोदी जी के राज में हो रहा है। अच्छा, प्रदेश भाजपा संगठन और जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं,
तो इनके बीच से मान लीजिए अभी जो छिट्टा गति मेरे को जो कोई चल ऐसी रहा है, जानकारी नहीं है, अपने नहीं, अपने सब नेता अपने। हाँ जी, नहीं पर आखिर इन सब चीजों का असर मान लो भीलवाड़ा जिले पर भी कल को आता है तो क्या उसका नहीं रहेगा? अब ये सब जो है ना, ये मीडिया की बात है, हाँ जी, ऐसा वास्तविकता कुछ भी नहीं है। तो मीडिया भी तो समाज का दर्पण है, उनको भी कहीं ना कहीं से तो जानकारी मिलती ऐसा होगी। नहीं है, बहुत चीजें ऐसी होती है यानी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो ये तो आप बड़ी सफाई से टाल रहे हो, नहीं, टाल लेकिन नहीं आखिर रहा। कहीं ना कहीं जानकारी तो निकल करके आती है, मीडिया भी अपने घर से तो लेकर के आता नहीं। ये तो ज्यादा जो है ना, मैं बता रहा हूँ बहुत चीजें होती है। आज मेरे बारे में मेरे को जितना मालूम नहीं, उससे ज्यादा मीडिया लोग बता देते जी। हैं, मुझे ही नहीं मालूम होती वो बात, इसलिए ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपने जो भाखरा गांव गोद लिया है ना, वहां पर क्या विकास के कार्य कोई वहाँ पे जो भी केंद्र योजना मैं बताऊँ, गाँव गोदने में एक सबसे बड़ा जो है ना, इसमें कोई एक्स्ट्रा फंड नहीं आता है, जी, ये नहीं, पर वहाँ पे जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो सारी लागू होनी चाहिए, बस ये टॉप प्रायोरिटी पे। जी। तो जैसे जितने भी पीपीएल जो भी वांछित है, जिनको इंदिरा आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, वो आवास मिले, जिसको कनेक्शन मिलना चाहिए लाइट में फ्री का, वो कनेक्शन मिले, जल हर घर में नल लगे, गाँव में जो भी डीजल वगैरह होता है, तो ये सब चीज़ें तो जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला में हर जन को कनेक्शन मिले, ये सारी लागू है। तो हमने जो आदर्श गांव में मेन जो यही किया कि भाई जितनी भी योजनाएं हैं खुद जाके मीटिंग लेके वहाँ पे किया। क्योंकि मैं पहली बार जैसे भाखरा में गया तो बाजार में से कीचड़ में से निकला, आज वहाँ पूरा शीशी बना हुआ है। स्कूल भवन जर्जर हो गया तो नया स्कूल भवन डीएमएफ फंड से करवा के काम किया। तो ऐसे हिसाब से क्या, उसमें प्रायोरिटी है उनकी, नया कोई बजट नहीं आ रहा, लेकिन जो उपलब्ध बजट है तो उसमें प्रायोरिटी हो जाती है बस। तो अब जैसे मेरा एक सवाल है कि आप सबसे ज्यादा मतों से जीते थे, है ना, और आपको लंबे समय तक सांसद रहने का भी अनुभव है, तो क्या कभी अपने मन में ऐसा विचार नहीं आता कि अगर मंत्री बनाया जाए तो जनता की आप ज्यादा सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं? नहीं, जनता की नहीं, मंत्री में नहीं करता, ऐसे अच्छे कर सकते हैं, सबसे मिलने जुल के सबका काम कर सकते हैं। और रही बात मन में कभी आता ही नहीं मंत्री, क्योंकि इसमें ज्यादा है, मंत्री में तो फिर कुछ काफी मर्यादाओं में बन जाते हैं जी। और अपने कोई भी नहीं है, अभी तो काम करना आम जनता के लिए रखना, और अपनी जो जिस जनता ने मेरे को चुना है उसके लिए पूरा समय बिना मंत्री रह के ही दे सकता है, अदरवाइज नहीं दे सकते। जी जी। इसलिए मेरे को कभी ये नहीं आता। और हमारे को तो एक महाराज ने बोला, बहुत बढ़िया, यहीं पे प्रवचन था राजेंद्र मार्ग स्कूल में, तब महाराज ने बोला कि एक मंत्री मेरे पास आया करे, सब महाराज जी मेरे तो गड़बड़ी होगी, नहीं तो मैं मुख्यमंत्री बन जाता। तो महाराज ने बोला, भले आदमी मंत्री बन गया, जिसका मजा लेना, मुख्यमंत्री के चक्कर में मंत्री के मजे क्यों छोड़ रहा है? तो अपने भी मंत्री के चक्कर में और सांसद के मजे में सांसद के हिसाब से काम करना जनता जी जी जी। अपना ध्येय तो ये है। बहुत बढ़िया सर। तो आपका जो भी वर्तमान कार्यकाल है, इसमें आप क्या ऐसी उपलब्धि देना चाहेंगे कि आप हमेशा हमेशा के लिए यादगार बन जाए? अरे उपलब्धि तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको, कोई भी समस्या आती है तो समस्या के बारे में चर्चा करके उसको निस्तारण का काम अपने मेन जो काम है वही है। कि भाई आज सभी जानते हैं कि भाई किसी भी आज कोई भी आम जन जानता है कि यार मेरा कोई काम होगा तो शायद सांसद महोदय को सीधा पकड़ के बात कर सकते हैं। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है कि भाई कोई भी सड़क चलता हुआ भी आदमी कहता है यार वैसा रुकना, तो ये बात होती है, ये उपलब्धि है। उसका कोई भी काम हो, सबसे बड़ी बात है कि वो किसी भी फोन करता तो ये उपलब्धि, फोन पे उसका काम हो सकता था यार, नहीं तो अपनी तो ये भी आदत है भाई नहीं हो सकता तो स्पष्ट मना भी कर देता हूँ भैया संभव नहीं है, और कारण भी बता देता हूँ क्यों नहीं संभव है। तो ये चीज तो है। उपलब्धि क्या, सबसे बड़ी उपलब्धि क्या, आम वोटर मुझसे व्यक्ति से परिचित है, बस यही उपलब्धि सबसे बड़ी। अब आप अपने जो भीलवाड़ा जिला वासी हैं इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भीलवाड़ा जिला वासियों को तो यही कि जो एंटरप्रेन्योरशिप भीलवाड़ा में है वो बनी रहे, और उसमें कहीं पे भी कोई अड़चन आ रही है तो मैं हमेशा उनके लिए तैयार हूँ। उनके कोई भी काम हो जो मेरे हाथ में हो, खैर जो मेरे से संभव है, मैं आधी रात के लिए उनके लिए तैयार हूँ। यही संदेश उनके लिए। समय की पुकार न्यूज चैनल के लिए आपने जो कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अमजी भाई साहब आपका। तो आप थे सुभाष जी बहेड़िया, जिन्होंने हमारे प्रत्येक सवाल का बहुत ही सोच समझकर और बेबाकी से ही जवाब दिया, और हर सवाल का जो कोई न कोई मतलब निकल करके आ रहा था वो यही कि आप किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी में नहीं उलझते हैं, और जो भी काम सीधा सीधा होता है हाँ या ना में स्पष्ट रूप से कार्यकर्ता को जवाब दे देते हैं। तो कैमरा पर्सन अंकुर सनाडे के साथ मैं ओम कसारा, समय की पुकार न्यूज चैनल के लिए।